आपके साथ प्रिया पांडे और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। आज का दिन हर हिंदुस्तानी के लिए खास है क्योंकि आज तिरंगे के साथ पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा है। 15 अगस्त 2026 आज देश मना रहा है 80वां स्वतंत्रता दिवस। लाल किले से लेकर देश के हर कोने तक हाथों में तिरंगा, दिल में देशभक्ति और आंखों में विकसित भारत का सपना है। तो इस खास दिन पर देश दुनिया की हर बड़ी खबर पर हमारी रहेगी पैनी नजर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सुर्खियों से। जेनजी के लिए पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, 1 करोड़ युवाओं को एआई की ट्रेनिंग, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फ्री कोचिंग सेवा। लाल किले से पीएम मोदी का बड़ा संदेश, विकसित भारत के लिए सप्तधारा का संकल्प, 2047 के भारत का रोड मैप हुआ तैयार। लाल किले पर गूंजा वंदे मातरम, 150 साल हुए पूरे, आजादी के जश्न में देशभक्ति का रंग। इंडोनेशिया में 7.7 का शक्तिशाली भूकंप, सुनामी के खतरे से मचा हड़कंप, फ्लोरेस में जारी हाई अलर्ट। गुजरात के चांदीपुरा में बढ़ा खतरा, 27 मौतों से मचा हड़कंप, बच्चों पर मंडरा रहा वायरस का खतरा। देश आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया और विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर सरकार की प्राथमिकताएं गिनाई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण के लिए देश को शक्ति की सप्तधारा की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों में भारत ने रक्षा उत्पादन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, रेलवे, डिजिटल टेक्नोलॉजी और बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में बड़ी प्रगति की है। पीएम मोदी के मुताबिक पिछले 12 वर्षों में रक्षा उत्पादन करीब 4 गुना और खादी और ग्रामोद्योग का उत्पादन करीब 5 गुना, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग करीब 7 गुना बढ़ी है। आधुनिक रेलवे कोचों का उत्पादन 21 गुना और मोबाइल फोन का उत्पादन 33 गुना बढ़ा है। प्रधानमंत्री ने डिजिटल क्षेत्र की उपलब्धियां भी गिनाई। उन्होंने कहा कि इंटरनेट यूजर्स की संख्या करीब 4 गुना और पेटेंट ग्रांट 4 गुना और डिजिटल लेन देन करीब 100 गुना बढ़े हैं। वहीं सरकार ने नल जल कनेक्शन, गैस कनेक्शन, शौचालय और आवास उपलब्ध कराने की रफ्तार भी बढ़ाई है। पीएम मोदी ने कहा कि पिछली सदी के कानूनों को भरोसे 21वीं सदी में आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। उन्होंने आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मेट्रो नेटवर्क और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के विस्तार को भी विकसित भारत की दिशा में अहम कदम बताया। लाल किले से प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए मिलकर काम करने का भी आह्वान किया। सारे देशवासियों, पिछले 12 वर्षों में डिफेंस प्रोडक्शन करीब 4 गुना, खादी और ग्रामोद्योग का उत्पादन करीब 5 गुना हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करीब 7 गुना बढ़ा, आधुनिक रेलवे कोच का निर्माण 21 गुना बढ़ा, मोबाइल फोन उत्पादन 33 गुना बढ़ा। इतना ही नहीं, आधुनिक युग को देकर के भी डिजिटल और इनोवेशन की दुनिया में भी हमने अपना परचम लहराया। इंटरनेट यूजर, इंटरनेट कंज्यूमर करीब करीब 4 गुना बढ़े, पेटेंट ग्रांट होने की संख्या 4 गुना बढ़ी, डिजिटल ट्रांजैक्शन 100 गुना बढ़े। सामान्य मानवीय की सुविधाओं की तरफ भी हमने उतना ही गंभीरता से काम किया। हर साल औसतन 15 गुना ज्यादा तेजी से हमने नल से जल कनेक्शन दिए। हर साल औसतन 6 गुनी ज्यादा रफ्तार से लोगों को गैस कनेक्शन दिए। हर साल 4 गुनी रफ्तार से गरीबों के लिए टॉयलेट बनाने का काम किया। हर साल 3 गुना ज्यादा तेजी से गरीबों को घर देने का काम किया। देश ने गवर्नेंस में भी बहुत बदलाव लाया। हजारों की संख्या में कंप्लायंसेस खत्म किए, सैकड़ों की तादाद में पुराने कानून खत्म किए। पिछली शताब्दी के कानूनों से 21वीं शताब्दी की मार्च नहीं हो सकती। हमने आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मेट्रो का विस्तार किया। हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ताकत दी। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेनजी और जेनजी अल्फा के लिए बड़े ऐलान किए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आने वाले 1 साल में देश के 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल की ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि भारतीय युवा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व कर सके।
प्रधानमंत्री ने कोचिंग की बढ़ती लागत को लेकर भी बड़ा कदम उठाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों पर कोचिंग का बोझ बढ़ गया है। ऐसे में अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग भी उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की भूमिका सबसे अहम है। सरकार युवाओं की ऊर्जा, प्रतिभा और तकनीकी क्षमता को राष्ट्र निर्माण से जोड़ना चाहती है। वहीं खेलों को लेकर भी प्रधानमंत्री ने बड़ा लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि भारत 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करेगा और 2036 के ओलंपिक की तैयारी भी कर रहा है। ऐसे खेलों में जिनमें भारत अभी मजबूत दावेदार नहीं है, वहां छिपी प्रतिभाओं की भी पहचान के लिए विशेष टैलेंट अभियान भी चलाया जाएगा। पीएम मोदी का संदेश साफ है, युवा शक्ति, एआई स्किल और खेल प्रतिभा को बढ़ावा देकर भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ना है। हमने पिछले दिनों एआई इंपैक्ट समिट किया था। एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं। हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे, ताकि हमारा देश का नौजवान एआई की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य। देश आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और राजधानी दिल्ली में लाल किले पर भव्य समारोह का भी आयोजन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी और इसके बाद लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले पर लगातार 13वीं बार ध्वजारोहण किया। इसके साथ ही स्वदेशी 105 mm लाइट फील्ड गन से 21 तोपों की सलामी भी दी गई। भारतीय वायुसेना M117 हेलीकॉप्टरों ने भी पुष्प वर्षा की। इस बार का स्वतंत्रता दिवस खास रहा क्योंकि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के मुताबिक आजादी के बाद पहली बार लाल किला से वंदे मातरम का गायन हुआ है। वहीं लाल किले के सामने ज्ञान पथ पर वंदे मातरम की आकृति भी बनाई गई, जिसमें सेना, नौसेना, वायुसेना के कैडेटों और मेरा भारत स्वयंसेवकों समेत करीब 2500 युवाओं ने भी हिस्सा लिया। इस साल स्वतंत्रता दिवस की थीम विकसित भारत @2047 के युवा शक्ति और वंदे मातरम के 150 वर्ष रखी गई है। लाल किले से प्रधानमंत्री ने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए विकसित और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को दोहराया है। एक बहुत बड़ा सपना देखा, दृढ़ संकल्प के साथ देखा है। नई ऊंचाइयों को छूने के लिए देखा है। और वो सपना है, जब आजादी के 100 साल होंगे, 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे। 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से इस लक्ष्य को हमें हासिल करना है। और जब दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश विकसित होने का संकल्प लेता है, तो ये दुनिया की नजरों में भी हमारे साहस का परिचायक बन जाता है। दुनिया हमारी तरफ देखने का नजरिया बदलने के लिए मजबूर हो जाती है। प्यारे देशवासियों, और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। पिछले 12 वर्ष में देश के कोटि कोटि नागरिकों ने, दलित हो, पीड़ित हो, वंचित हो, आदिवासी हो, गांव में रहने वाला हो, शहर में रहने वाला हो, गरीब हो, मध्यम वर्ग का हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, नारी हो, पुरुष हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, हर किसी ने पिछले 12 साल में एक संकल्प के साथ, समर्पण के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में हर प्रकार से प्रयास किया है। मैं उनके इस प्रयासों का आदरपूर्वक स्वीकार करता। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऊर्जा सुरक्षा और परमाणु शक्ति को लेकर बड़ा ऐलान किया है।
पीएम मोदी ने कहा कि भारत परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा और इस दशक में देश में 5 नए न्यूक्लियर रिएक्टर शुरू किए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का लक्ष्य 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर क्षमता हासिल करना है। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल को देश की ऊर्जा जरूरतों से जोड़ते हुए कहा कि भारत को ऊर्जा के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। एक दशक में हम 5 नए न्यूक्लियर रिएक्टर शुरू करने का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। इस वर्ष भारत ने फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करके एक अहम पड़ाव पार किया है और उसके कारण परमाणु ईंधन में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में हमें एक बहुत बड़ा सफलता का कदम हमने रखा है। मेरे प्यारे देशवासियों, कई बार संसाधनों की कमी के कारण देश रुकता नहीं है, लेकिन रुकने का कारण सोच की सीमाएं होती हैं। जब सोच बंध जाती है, सीमाओं में सड़ने लग जाती है, तब हम अपने सामर्थ्य को भी पहचान नहीं पाते हैं। देश को आज कच्चे तेल पर निर्भर रहना पड़ रहा है और हमारी गलत सोच के कारण है। आप जान के हैरान हो जाएंगे, हमने समुद्री तट पे 99% हमारा समुद्री तट का पूरा हिस्सा ऐसी सोच के कारण नो गो एरिया घोषित करके रखा था। हमने ही समंदर के अंदर जाकर के एक्सप्लोरेशन न करने का निर्णय कर लिया था। ये सोच का दारिद्र्य था। हमने फैसला किया ये नहीं चल सकता। हमने उस 99% को जो कभी नो गो एरिया हुआ करते थे, हमने उसको गो एहेड एरिया के रूप में खुला कर दिया है। वहीं लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नक्सलवाद और माओवाद को लेकर भी बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद ने लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद किया है और देश के हजारों परिवारों को प्रभावित भी किया है। पीएम मोदी ने कहा कि करीब 4 दशकों तक नक्सलवाद ने देश के बड़े हिस्से को प्रभावित किया और हिंसा के कारण 3500 से ज्यादा पुलिस और सुरक्षा कर्मियों ने जान गंवाई है। उन्होंने कहा कि नक्सली हिंसा अब अपने अंतिम चरण में है और सरकार इसे पूरी तरह खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है, लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा, अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण जितना चर्चा में रहता है, उतनी ही चर्चा उनकी खास पगड़ियों की भी होती है। 2014 से 2026 तक हर साल पीएम मोदी के साफे और पगड़ी का रंग, डिजाइन और अलग अंदाज में नजर आते हैं। वो 2014 से शुरुआत करें तो प्रधानमंत्री ने अपने पहले स्वतंत्रता दिवस पर पारंपरिक राजस्थानी बंदेज पगड़ी पहनी थी। इसके बाद 2015 में क्रिस क्रॉस राजस्थानी शैली की पगड़ी, 2016 में गुलाबी और पीले रंग की टाई डाई पगड़ी और 2017 में पगड़ी में नजर आए थे। 2008 में भगवा पगड़ी तो 2019 में लाल, पीले और हरे रंगों वाली राजस्थानी कढ़ाईदार पगड़ी और 2020 में केसरिया क्रीम रंग की पगड़ी में खूब ध्यान खींचा था।
2021 की बात करें तो केसरी लाल पैटर्न और 2022 में तिरंगे प्रिंट वाली पगड़ी में पीएम मोदी का अलग अंदाज दिखा था। 2023 में बहुरंगी राजस्थानी बांधनी पगड़ी तो 2024 में भगवा हरा संयोजन और 2025 में भगवा पगड़ी नजर आए। वहीं 2026 में लाल रंग की बांधेज पगड़ी के साथ पीएम मोदी ने एक बार फिर राजस्थानी और गुजराती हस्तकला की झलक दिखाई। यानी 13 साल में पीएम मोदी की पगड़ियां सिर्फ पहनावे का हिस्सा नहीं रही, बल्कि हर बार इनमें राजस्थान, गुजरात की लोक कला, तिरंगे के रंग, भारतीय परंपरा और वोकल फॉर लोकल जैसे संदेशों की झलक देखने को मिली। इन अलग अलग वर्षों के विजुअल्स के जरिए पीएम मोदी के 13 साल के स्वतंत्रता दिवस लुक की पूरी कहानी सामने आती है। स्वतंत्रता दिवस का रंग सबसे पहले बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में नजर आया। 15 अगस्त के मौके पर श्री महाकालेश्वर मंदिर को तिरंगे रंगों से भव्य तरीके से सजाया गया। मंदिर परिसर में आस्था, राष्ट्रभक्ति का अनूठा संगम भी देखने को मिल रहा है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर मंदिर को तिरंगे रंग के गुब्बारों और विद्युत रोशनी से सजाया गया, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी पहुंचे। वहीं भस्म आरती के बाद बाबा महाकाल का विशेष तिरंगा श्रृंगार भी किया गया। बाबा को तिरंगा स्वरूप त्रिपुंड, रजत, मुकुट, त्रिशूल और डमरू से सजाया गया है। मंदिर परिसर में बैंड की देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति ने माहौल को और भी खास बना दिया। श्रद्धालुओं में हाथों में लेकर तिरंगा, भारत माता की जय और बाबा महाकाल के जयकारे लगाते हुए भी नजर आए। मंदिर के शिखर से नीचे तक 3 लेयर में तिरंगे रंगों की सजावट की गई है। उज्जैन का यह नज़ारा आस्था, संस्कृति और देशभक्ति के खूबसूरत संगम की तस्वीर भी पेश कर रहा है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर स्थित आरएसएस मुख्यालय में महल में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस दौरान उन्होंने आज़ादी के गौरव और देश के लिए किए गए बलिदानों को भी याद किया। उन्होंने 1857 से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक चले करीब 90 साल के संघर्ष, त्याग और समर्पण को नमन करते हुए कहा कि आज़ादी को सुरक्षित रखना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। मोहन भागवत ने तिरंगे के तीनों रंगों के महत्व को भी समझाया। उन्होंने कहा कि केसरिया त्याग और साहस, सफेद शांति और हरा रंग समृद्धि का प्रतीक है। वहीं अशोक चक्र देश की एकता, अनुशासन और निरंतर आगे बढ़ने का संदेश देता है। उन्होंने नागरिकों से इन मूल्यों को अपने जीवन में अपनाने की अपील भी की, ताकि भारत एक सुरक्षित, समृद्ध और विश्व के लिए सार्थक योगदान देने वाला मजबूत राष्ट्र बन सके। स्वतंत्रता दिवस हम सबके लिए गौरव का और उत्सव का विषय है। 1857 से गिनेंगे तो लगातार 90 साल अनेक प्रकार का त्याग, बलिदान देकर हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए स्वातंत्र्य की प्राप्ति हमको करा दी। उस त्याग और बलिदान का गौरव हमारे मन में है और उसको एक सफल सांगता मिली, इसका आनंद हमारे मन में है। लेकिन उसके साथ और एक भान चाहिए कि इतना परिश्रम करके, इतना त्याग बलिदान देकर ये जो स्वतंत्रता हमको मिली है, उस स्वतंत्रता को कायम रखना। और जैसा सावरकर जी ने कहा कि जे जे उत्तम उदात्त उन्नत महन मधुर तेते स्वतंत्रते भगवती सर्वतव सहचारी होते। इंडोनेशिया के फ्लोरेस आइलैंड के पास आज सुबह 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से हड़कंप मच गया। भूकंप के बाद इंडोनेशियाई अधिकारियों ने सुनामी की चेतावनी भी जारी की है और कुछ इलाकों में 3 मीटर तक ऊंची लहरों का भी अलर्ट जारी किया गया है। भूकंप के तेज झटकों से अस्पतालों में भी अफरा तफरी मच गई और मरीज बाहर निकलते भी नजर आए। अधिकारियों के मुताबिक पूर्वी नुसा तोंगरा, दक्षिणी सुलावेसी और पश्चिम नुसा तोंगरा में सुनामी का खतरा बताया गया है। फिलहाल किसी के हताहत होने की आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन फ्लोरेस आइलैंड के मुमरे शहर में लोगों को ऊंचे इलाकों की ओर जाते भी देखा गया। कुछ जगहों पर समुद्र का पानी पीछे हटने की खबर भी सामने आई है। इंडोनेशिया रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में आता है और यहाँ भूकंप का खतरा लगातार बना रहता है। इससे पहले 2004 में 9.1 तीव्रता के भूकंप के बाद आई सुनामी ने भारी तबाही भी मचाई थी और 2 लाख से ज्यादा लोगों की जान भी चली गई थी।
गुजरात में चांदीपुरा वायरस का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 30 जून से शुरू हुई निगरानी अवधि में अब तक 41 मामलों में वायरस की पुष्टि हुई है, जबकि संक्रमण से 27 लोगों की मौत भी हो चुकी है। 14 अगस्त शाम 5 बजे तक राज्य में चांदीपुरा वायरस के 257 संदिग्ध मामले सामने आए थे। इनमें 246 सैंपल की रिपोर्ट मिल चुकी है, जबकि 11 रिपोर्ट अब भी लंबित है। 21 जुलाई को जहां 12 मामलों की पुष्टि हुई थी, वहीं अब यह संख्या बढ़कर 41 हो गई है। चांदीपुरा वायरस मुख्य रूप से संक्रमित सैंड फ्लाई के जरिए फैलता है और खास तौर पर 15 साल से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित कर सकता है। तेज बुखार, उल्टी, दौरे और मानसिक स्थिति में बदलाव जैसे लक्षण सामने आने पर तुरंत चिकित्सकीय जांच जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग प्रभावित इलाकों में घर घर निगरानी, कीटनाशक छिड़काव, स्वच्छता अभियान और सैंड फ्लाई नियंत्रण के उपाय भी कर रहा है। फिलहाल इस वायरस के लिए कोई विशेष एंटीवायरल दवा या वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, इसलिए बचाव और समय पर इलाज को सबसे अहम माना जा रहा है। गाले टेस्ट में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। कप्तान शुभमन गिल ने श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में सरफराज खान को प्लेइंग 11 में जगह नहीं दी। स्पिन फ्रेंडली पिच पर भारतीय टीम की बड़ी परीक्षा होने वाली है। 2 मैचों की यह टेस्ट सीरीज WTC 2025 और 27 के लिहाज से बेहद अहम है। टीम इंडिया फिलहाल अंक तालिका में 5वें स्थान पर है और श्रीलंका के खिलाफ जीत के साथ अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेगी। भारत का श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट रिकॉर्ड भी शानदार रहा है। दोनों टीमों के बीच खेले गए 46 टेस्ट में भारत ने 22 मुकाबले जीते हैं, जबकि श्रीलंका को सिर्फ 6 जीत मिली है। पिछले 10 टेस्ट में भी भारत ने 8 मैच जीते और 2 ड्रा रहे। अब गाले की स्पिन फ्रेंडली परिस्थितियों में शुभमन गिल की टीम किस तरह बल्लेबाजी और गेंदबाजी करती है, इस पर सबकी नजर होंगी। तो ये थी अब तक की खास खबरें, और खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।